नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में कहा, काशी का विकास संपूर्ण देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। भारत और फ्रांस ने दिल्ली में तीसरे वार्षिक रक्षा वार्ता में आपसी, क्षेत्रीय और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। भारत मध्य एशिया वार्ता कल से नई दिल्ली में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बैठक में शामिल होंगे। सरकार ने कहा, देश में कोविड टीकाकरण की दर विश्व में सबसे अधिक है। सरकार ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण लोगों से भीड़भाड़ और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। ढाका में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा और स्पेन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में भारत के 2 पदक पक्के। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहर अर्थव्यवस्था के विकास के वाहक हैं और उनको जीवंत अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाया जाना चाहिए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने महापौरों से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया। वाराणसी में किए गए नवीकरण कार्यों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि काशी का विकास देश के अन्य शहरों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री ने महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने अपने वार्डों में साफ सफाई के काम करें और वार्डों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिता कराएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अधिकतर शहर पौराणिक हैं और परंपरागत तरीके से विकसित किए गए हैं। आधुनिकता के इस युग में इन शहरों की पुरातनता भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मौजूदा ढांचे को ध्वस्त करना ही एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि इनके जीर्णोद्धार और संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों के विकास मॉडल पर काम करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सशक्तिकरण के प्रयास भी किए जाने चाहिए। उन्होंने महापौरों से अपशिष्ट प्रबंधन राजस्व मॉडल पर काम करने को कहा। हमने वेस्ट मैनेजमेंट के लेकर के उसका एक रेवेन्यू मॉडल बन सकता है। मॉडल कैसे बन सकता है, उस दिशा में हमने काम करना चाहिए। कुछ शहरों ने किया है। अरे, सीवेज का पानी भी रीयूज हो सकता है। हमारे जो पीने के सिवाय के काम है, उसमें सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट करके उसमें से पानी बगीचों के लिए, बाकी कामों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। तो जो वेस्ट है वो वेल्थ में कन्वर्ट होगा और वो पानी की जो गंदगी है वो भी दूर हो जाएगी और शहर के आरोग्य में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर हम शहर में आरोग्य के लिए ये प्रिवेंटिव चीजों पर बल नहीं देंगे तो कितने ही अस्पताल बनाए, कम पड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न केवल स्वच्छ भारत बनाने बल्कि स्वस्थ भारत बनाने में भी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने शहरों को बेहतर और भविष्य के अनुरूप बनाने में लोगों से भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। शहर का विकास भी जन भागीदारी से होना चाहिए। जन भागीदारी पर बल देना चाहिए। हमारा आग्रह है कि अगर आपके नगर में एनसीसी के यूनिट चलते हैं स्कूलों में, क्या हम हमारे एनसीसी के कैडेट्स उनकी टोलियां बना करके हर दिन सभी स्टैच्यू को साफ सुथरा करेंगे? क्या आप कम से कम एक चौराहा
उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, सरकार का म्युनिसिपैलिटी का पैसा नहीं, जन भागीदारी से कोई ऐसा स्मारक बना सकते हैं जो आजादी के अमृत महोत्सव से सुसंगत हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए शहरी भारत की परिकल्पना में सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना न केवल रेहड़ी पटरी वालों का वित्तीय सशक्तिकरण कर रही है, बल्कि उनका 100% डिजिटीकरण भी कर रही है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का जिक्र करते हुए महापौरों से कहा कि वे अपने शहरों की अनूठी पहचान को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में राज्य के सबसे लंबे एक्सप्रेस मार्ग गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक्सप्रेस वे का निर्माण देश भर में प्रधानमंत्री के द्रुत गति संपर्क दृष्टिकोण से प्रेरित है। 596 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जाएगा। मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जूदापुर डांडू गांव तक जाएगा। ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों से होकर गुजरेगा। पूरी तरह बन जाने के बाद ये राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी निर्मित की जाएगी, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि और पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, शाहजहांपुर। भारत और फ्रांस के बीच आज नई दिल्ली में तीसरी वार्षिक रक्षा वार्ता संपन्न हुई। वार्ता में भारत का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और फ्रांस की अगुवाई में रक्षा मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ली ने की। इस दौरान आपसी क्षेत्रीय रक्षा और रक्षा उद्योग में सहयोग के मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों मंत्रियों ने महामारी की चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग में वृद्धि की समीक्षा की। उन्होंने सभी क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। भारत और फ्रांस ने इस वर्ष नवंबर में फ्रांस में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया था। इसमें आतंकरोधी अभियानों पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत मध्य एशिया वार्ता कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। 2 दिवसीय बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल होंगे। किर्गिस्तान के विदेश मंत्री रसलान काजाकबाएव और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन वार्ता में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की मेजबानी करेंगे। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक के दौरान भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श होगा। इन देशों के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। पिछले कुछ वर्षों से भारत की 5 मध्य एशियाई देशों के साथ वार्ता की प्रक्रिया जारी है। भारत मध्य एशिया को अपना पड़ोसी मानता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 3 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा संपन्न हो गई है। उन्होंने आज बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं, 1971 युद्ध के भारतीय वीरों, प्रख्यात नागरिकों, भारतीय समुदाय के लोगों तथा बांग्लादेशी समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीयों के दिलों में बांग्लादेश का विशेष स्थान है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने खास संबंध नातेदारी, भाषा और संस्कृति पर आधारित हैं। आर्थिक विकास और लोगों के बेहतर जीवन स्तर के लिए आपसी महत्व का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने अपनी यात्रा के दौरान मजबूत अर्थव्यवस्था की दिशा में सहयोग और साझेदारी के लिए भारत के संकल्प को दोहराया। बांग्लादेश की अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ढाका में पुनर्निर्मित रमणा काली मंदिर का लोकार्पण किया। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और 60 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के सहयोग से इस मंदिर का पुनरुद्धार किया गया है।
अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी गुटों की भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी हैं। अमेरिका की वैश्विक आतंकवाद पर रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के स्थानीय अधिकारी जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर और 2008 के मुंबई हमले के साजिशकर्ता साजिद मीर सहित अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 2020 की आतंकवाद पर रिपोर्ट के बारे में कहा है कि लाहौर के आतंकरोधी अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद को कई बार दोषी ठहराया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में कुछ मदरसे आतंक को बढ़ावा देने की शिक्षा दे रहे हैं। भारत अमरीका सहयोग पर महत्व देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण सहित भारत के आतंकरोधी बलों की आतंकी ताकतों के विरुद्ध कार्रवाई की सराहना की गई है। सरकार ने बताया है कि देश के 11 राज्यों में अभी तक ओमिक्रॉन के 101 मरीज सामने आए हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि महाराष्ट्र में 32, दिल्ली में 22 और राजस्थान में 17 व्यक्ति नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी तक विश्व के 91 देशों में फैल चुका है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में डेल्टा वेरिएंट की तुलना में अधिक तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे और दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं। श्री अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि वे कोविड का टीका अवश्य लगवाएं और महामारी से बचाव के लिए नियमों का पालन करें। हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमें एक संकल्प लेना है कि हम कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनी लाइफ में स्वीकार करें। कोविड अगर उपयुक्त व्यवहार होगा, उसके साथ ही हम टीकाकरण को भी अपनी लाइफ में एक मुख्य अंश के रूप में मानकर स्वयं अपने आप टीका लगवाएं, आगे आएं। साथ ही जरूरी है, चाहे कोई उत्सव हो, पार्टी हो, उपहार हो, कुछ भी हो, कोविड अनुरूप व्यवहार के बिना हम वह कार्य कभी ना करें, नहीं तो इन्फेक्शन फिर से फैलने का खतरा है और देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज फिर से खड़ा हो सकता है। तो जरूरी है कि आज हम 10,000 से कम केसेस अगर देश में आ रहे हैं तो उसको मेंटेन करके रखें। स्वास्थ्य संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कोविड के टीके अन्य देशों की तुलना में सबसे तेज गति से लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर रोज औसतन 74,31,000 वैक्सीन डोज दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की 57% से अधिक वयस्क आबादी को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि 87.6% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट यूरोप और विश्व के अधिकांश भागों में तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए। Time to avoid non-essential travel. Number 1, mass gatherings. Second, and number 3, time to observe low-intensity festivities, and ushering in the new year is to be very low intensity. So these are the 3 important points that I want to say. The next is that those districts which are more than 5% test positivity rate need to ensure restrictive measures. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण,
जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो फिर आप भी समय न गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में कहा, काशी का विकास संपूर्ण देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। भारत और फ्रांस ने दिल्ली में तीसरे वार्षिक रक्षा वार्ता में आपसी क्षेत्रीय और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। भारत मध्य एशिया वार्ता कल से नई दिल्ली में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बैठक में शामिल होंगे। सरकार ने कहा, देश में कोविड टीकाकरण की दर विश्व में सबसे अधिक है। सरकार ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण लोगों से भीड़भाड़ और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। ढाका में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा और स्पेन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में भारत के 2 पदक पक्के। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याप्लो देने के निर्णय पर आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भूटान नरेश को धन्यवाद देते हुए भूटान के सतत विकास के अनूठे मॉडल और आध्यात्मिक जीवन दर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा भूटान को घनिष्ठ मित्र और भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में मान्यता देता रहेगा। भारत आगे भी भूटान के विकास में हर संभव मदद प्रदान करता रहेगा। भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री के करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें पूरी दुनिया में लोगों की प्रशंसा दिलाई है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें पूरी दुनिया में लोगों की प्रशंसा दिलाई है। नतीजतन कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इसी तरह कई गैर सरकारी संगठनों और फाउंडेशनों ने भी उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया है। 2016 में उन्हें सऊदी अरब और अफगानिस्तान से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। 2018 में उन्हें फिलिस्तीन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया। उसी वर्ष रूस, बहरीन और मालदीव ने भी श्री मोदी को अपने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया। 2020 में श्री मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सियोल शांति पुरस्कार और चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड शामिल है, जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड और कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स द्वारा ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड भी मिला है। नसीम नकवी के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में गोवा मुक्ति दिवस समारोह के कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों को संबोधित करेंगे। गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए संचालित ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे।
संसद के दोनों सदनों की बैठक आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की बैठक आज लगातार तीसरे दिन विपक्षी सदस्यों के व्यवधान के कारण स्थगित की गई। राज्यसभा की बैठक सभापति ने सदन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद स्थगित कर दी। शोरगुल के बीच राष्ट्रीय मादक द्रव्य रोधी विधेयक 2021, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 और विनियोग संख्या 5 विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किए गए। सदन में सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधन का भी अनुमोदन किया। राज्यसभा के निलंबित विपक्षी सांसद लगातार संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हैं। वे अपने निलंबन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन 12 विपक्षी सांसदों को पिछले मानसून सत्र के दौरान सदन में उनके अनुचित व्यवहार के कारण मौजूदा सत्र से निलंबित कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने निवेशकों से सरकार की विनिर्माण परियोजनाओं में भरोसा कर निवेश के लिए आगे आने का आग्रह किया है। मुंबई में श्री गडकरी ने कहा कि सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे परियोजनाओं के पूरा होने में आने वाली मूलभूत समस्याएं समाप्त हुई हैं। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार 26 हरित राजमार्ग और कई सुरंगों का निर्माण कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र 2017 से पहले भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ था। लखनऊ में उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष में इसका कायाकल्प कर दिया और अब ये क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ लोगों की सेवा कर रहा है। बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि देश के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बढ़कर प्रतिदिन 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.5 घंटे हो गई है। उन्होंने आज नई दिल्ली में राज्यों के साथ समीक्षा, नियोजन और निगरानी में कहा कि सरकार ने बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत किया है और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से देश अतिरिक्त बिजली उत्पादन की स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और पर्याप्त बिजली के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। श्री सिंह ने बिलिंग और इसके भुगतान की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार उपभोक्ताओं को 24 घंटे किफायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। चाहते हो जिंदगी में भरना उड़ान, अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करिए इंडियन एयरफोर्स। भर्तियां 1 दिसंबर 2021 से शुरू। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करिए। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी ने जनरल बिपिन रावत पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों की आलोचना की है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केरल में कुछ वामपंथी लोगों ने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 12 बहादुर जवानों की मौत को अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही आपत्तिजनक है। In the tragic death of General Rawat and the 12 other bravehearts and his wife from Indians all across the country, there is absolutely no doubt in any Indian's mind about his distinguished service and the distinguished service of all of those who died with him. But even then, to have political operatives in Kerala make these statements, which are downright denigrating his service, his sacrifice, in our opinion, is something that needs to be called out and collectively cause them to take action against those who conduct themselves that way. ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज भोपाल में पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिछले सप्ताह तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे घायल ग्रुप कैप्टन की बुधवार बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैरागढ़ शमशान घाट पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की।
राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी एनआईए से संबद्ध विशेष अदालत ने आज पटना में 2018 के बोधगया आईईडी विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी के 3 सदस्यों को आजीवन कारावास और 5 अन्य को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इन आतंकियों ने विस्फोट का षड्यंत्र उस समय रचा था जब तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा अनेक बौद्ध तीर्थयात्रियों के साथ गया में महीने भर चलने वाली काल चक्र पूजा में हिस्सा लेने आए थे। दिल्ली सीमा शुल्क विभाग ने आज 1082 कैरेट भार के हीरों की खेप जब्त की है। इन हीरों को भारत से बाहर ले जाया जा रहा था। विमान कार्गो निर्यात आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों ने संदेह होने पर एक खेप की जांच की जिसे 5,000 रुपये मूल्य पर प्लास्टिक हॉट मिक्स घोषित किया गया था। मामले की आगे जांच की जा रही है। और अब आर्थिक खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 889 अंक घटकर 57,012 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 263 अंक कम होकर 16,985 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 76.09 पर बना रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $73.88 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। स्पेन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत ने नीदरलैंड्स के मार्क कैलजाऊ को 21-8, 21-7 से पराजित किया। लक्ष्य ने संघर्षपूर्ण मैच में चीन के चाओ चेन फंग पर 21-15, 15-21, 22-20 से जीत दर्ज की। इसके साथ प्रतियोगिता में भारत के 2 पदक पक्के हो गए हैं। इससे पहले महिला सिंगल्स में भारत की पीवी सिंधु को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें विश्व नंबर 1 चीनी ताइपे की ताइपजू यिंग ने हराया। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 2 और आकाशदीप ने 1 गोल किया। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों में कल से शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक कच्छ जिले ने भीषण शीतलहर और राजकोट, पोरबंदर, अमरेली, जामनगर तथा बनासकांठा में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहने के आसार हैं। लेह में कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, आइजॉल और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ रह सकता है। इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में कहा, काशी का विकास संपूर्ण देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। भारत और फ्रांस ने दिल्ली में 3रे वार्षिक रक्षा वार्ता में आपसी, क्षेत्रीय और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। भारत मध्य एशिया वार्ता कल से नई दिल्ली में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बैठक में शामिल होंगे। सरकार ने कहा, देश में कोविड टीकाकरण की दर विश्व में सबसे अधिक है। सरकार ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण लोगों से भीड़भाड़ और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। ढाका में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा और स्पेन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में भारत के 2 पदक पक्के। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।